देखो बच्चों, कल जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वो था यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड, मीन्स साउंड वेव्स जो होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होते हैं साउंड वेव्स, उसकी स्पीड के बारे में हमने देखा था। तो वो जो स्पीड होती है साउंड वेव की स्पीड, वो मीडियम की इलास्टिसिटी कांस्टेंट जो होता है उस पे डिपेंड करती है और मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करती है। और हमने इस तरह से उसका स्पीड का ये दोनों के साथ इलास्टिसिटी कांस्टेंट और डेंसिटी के साथ एक रिलेशन डिराइव किया था। ये रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था और हमें लास्ट में एक फॉर्मूला मिला था, वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट अपॉन डेंसिटी। हमें ये फॉर्मूला मिला था बच्चों, ये फॉर्मूला हमने देखा था लास्ट में। तो ऊपर हम लिखते थे इलास्टिसिटी कांस्टेंट, नीचे हम लिखते थे मीडियम की डेंसिटी और इसका अंडर रूट था। और जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कोई रोड होगा, तो इसके अंदर हम यंग मॉड्यूलस y यूज करेंगे। इलास्टिसिटी कांस्टेंट E की जगह पे हम y यूज कर सकते हैं। कोई वायर, कोई रोड इस तरह का हुआ तो अंदर हम इलास्टिसिटी कांस्टेंट y यूज कर सकते हैं। और अगर मीडियम जैसे कोई फ्लूइड हुआ, फ्लूइड माने हवा या पानी, कोई फ्लूइड हुआ, तो इलास्टिसिटी कांस्टेंट E की जगह पे हम बल्क मॉड्यूलस B यूज करेंगे। मैंने ये आपको बताया था। तो यहाँ पे हमने बल्क मॉड्यूलस B यूज किया हुआ है मीडियम के लिए। अब साउंड जो है, साउंड तो हवा में या तो पानी हो तो पानी में साउंड पास होता है, आपको मालूम होना चाहिए ये कि जो साउंड होता है वो हवा और पानी में पास हो सकता है। तो साउंड के लिए साउंड फ्लूइड में पास हो सकता है, तो उसके लिए बल्क मॉड्यूलस बी आ सकता है। यहां पे मैंने बी लिखा हुआ है, देखो। अब क्या होगा, न्यूटन ने साउंड की स्पीड, हवा में साउंड की स्पीड का इक्वेशन डिराइव किया। तो यहां पे बच्चों हम न्यूटन ने जो डिराइव किया है वो यहां पे हम डिराइव करेंगे, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। चलो हम यहाँ पे डिराइव करेंगे न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। चलो अब न्यूटन ने क्या डिराइव किया, देखो। हमने आगे ही देख लिया, हमने आगे ही देख लिया कि साउंड की स्पीड का इक्वेशन अंडर रूट बी अपॉन रो होगा, क्योंकि साउंड जो है वो हवा या तो पानी जैसे मीडियम में पास होता है। तो हवा और पानी जब दबता है, प्रेस होता है, जब कोई हवा या पानी में साउंड के वेव्स पास होते हैं, तो वो मीडियम जैसे ही उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव पास होंगे तो उसमें आपने देखा था कंडेंसेशन एंड रेयर फ्रैक्शन मिलते हैं। और मीडियम दबेगा, फिर रिलीज होगा, फिर से कंप्रेस होगा, फिर रिलीज होगा, उस तरह से साउंड आगे बढ़ता है। मैंने आगे लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में जब एक्सप्लेन किया था तब पूरा विथ फिगर बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव मीडियम में कैसे आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, ये चैप्टर के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था। तो बच्चों यहाँ पे वी साउंड की स्पीड का इक्वेशन अंडर रूट बल्क मॉड्यूलस अपॉन रो, जो आगे के इक्वेशन में से हमने लिया है। अब क्या होगा, यहाँ पे न्यूटन ने जो एज्यूम किया, न्यूटन ने जो एज्यूम किया कि साउंड जब पास होता है कोई भी मीडियम में से, हवा या पानी में से, तो वो जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। न्यूटन ने ये चीज एज्यूम कर ली। आइसोथर्मल प्रोसेस,
ये चीज न्यूटन ने एज्यूम कर ली है बच्चों कि साउंड का प्रोपोगेशन जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। जब ये चीज न्यूटन ने एज्यूम कर ली तो न्यूटन ने अब इसके बारे में सोचा कि भाई साउंड का प्रोपोगेशन आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको मालूम होना चाहिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। तो न्यूटन ने एज्यूम किया है साउंड का प्रोपोगेशन, साउंड जब मीडियम में आगे बढ़ता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो यहाँ पे पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये आइसोथर्मल के अंदर आता है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू वी। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करूंगा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। देखो बच्चों ये इक्वेशन का, इसका विथ रिस्पेक्ट टू वी मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। तो देखो बच्चों होगा क्या, प्रेशर भी वेरिएबल चीज है, वॉल्यूम भी वेरिएबल चीज है, दोनों ही वेरिएबल चीज है। देखो बच्चों तो यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल होंगे, तो यहाँ पे हम प्रेशर को पहले वैसे के वैसा ही रखेंगे और वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर मैं प्लस लिखूंगा बीच में और वॉल्यूम को वैसे ही का वैसे ही रखूंगा और प्रेशर का डिफरेंशिएशन करूंगा इस तरह से। तो यहाँ पे P का P रखा dV बाई डी प्लस V का V को वैसे ही रखा, फिर dP बाई dV। इस तरह से मैंने किया है। देख लो बच्चों अब क्या होगा, dV बाई dV तो ये तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1, ये तो 1 हो गया, dV बाई dV तो 1 हो गया इक्वल्स टू। अब ये जो चीज है इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, तो ये माइनस वी डी पी बाई डी वी इस तरह से हो जाएगा। इसको मैं राइट हैंड साइड ले गया। देखो बच्चों तो ये इस तरह से हुआ। अब यहाँ पे आप ये v जो मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है dp बाई डी के साथ v जो मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है उसको आप इस तरह से नीचे डिवाइड भी कर सकते हो। तो ये माइनस वी डी पी बाई डी वी है, ये ही v को आप पूरे स्टेप के साथ नीचे यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हो। तो माइनस डी पी बाई डी वी डिवाइड बाई वी इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो आप यहाँ पे v जो है वो dv के डिवाइड हुआ, समझ में आ रहा है, ये dp बाई dv और उसके डिवाइड v हुआ। तो dp बाई dv और उसके डिवाइड बाई v इस तरह से आप लिख सकते हो बच्चों। देखो यहाँ पे dv डिवाइड बाई v, ये dv डिवाइड बाई v, तो ऊपर का v जो है वो dv के नीचे चला गया। तो इस तरह से आप ये मैथमेटिकल स्टेप लिख सकते हो। तो आपको मालूम होगा बच्चों कि यहाँ पे प्रेशर इक्वल्स टू माइनस डी पी डिवाइड बाई डी वी डिवाइड बाई वी, इसको तो बल्क मॉड्यूलस हम बोल सकते हैं, इसको तो हम बल्क मॉड्यूलस बोल सकते हैं। ये चीज को क्या बोल सकते हैं, बल्क मॉड्यूलस चैप्टर 9 में सीख लिया था। बल्क मॉड्यूलस इक्वल्स टू माइनस डी पी डिवाइड बाई डी वी डिवाइड बाई वी, ये चैप्टर 9 में हमने सीख लिया था। तो यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस को हम प्रेशर P भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1। तो यहाँ पे जहाँ पे बल्क मॉड्यूलस दिख रहा है वहां पे प्रेशर भी हम लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 हम प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ पे प्रेशर इक्वल्स टू बी और मीन्स बी की जगह पे हम पी लिख सकते हैं। तो स्पीड के इक्वेशन में अंडर रूट पी अपॉन रो मिल सकता है। स्पीड के इक्वेशन में साउंड की स्पीड, उसके अंदर साउंड की स्पीड इक्वल्स टू अंडर रूट प्रेशर अपॉन रो, पी बाई रो,
साउंड की स्पीड v इक्वल्स टू अंडर रूट पी बाई रो, ये इक्वेशन न्यूटन ने डिराइव किया। अब ये इक्वेशन जब न्यूटन ने डिराइव किया तो यहां पे साउंड की प्रैक्टिकली स्पीड और ये इक्वेशन के हिसाब से थियरिकल स्पीड, वो दोनों मैच ही नहीं हो रही है। यहां पे क्या हुआ कि साउंड की स्पीड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, यहां पे मैं लिख रहा हूं द स्पीड ऑफ साउंड according to the formula, the speed of sound according to the formula, यहाँ पे मिली स्पीड 280 मीटर पर सेकेंड। और एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है साउंड की स्पीड, एक्सपेरिमेंटल रियल वैल्यू, वो है 332 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों देखो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ये फॉर्मूला में प्रेशर की वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू, हवा का प्रेशर, हवा की डेंसिटी जब हमने यहाँ पे रख दिया, उसका अंडर रूट निकाला तो आपको 280 मिलेगा, 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन रियल में जब साउंड हवा में आगे बढ़ता है, एयर के अंदर आगे बढ़ेगा तो उसकी स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो बच्चों ये तो दोनों मैच नहीं हो रहे, बहुत ही डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मीनिंग न्यूटन ने जो फॉर्मूला डिराइव किया वो कुछ इसमें कुछ गलती की है न्यूटन ने। तो न्यूटन ने जो साउंड की स्पीड का फॉर्मूला डिराइव किया उसमें कुछ तो मिस्टेक है ही। अब ये मिस्टेक लाप्लास नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड आउट की। तो लाप्लास ने क्या बताया, देखो यहां पे हम लाप्लास का करेक्शन पढ़ेंगे। लाप्लास का करेक्शन, इसके अंदर लाप्लास ने कुछ करेक्शन किया हुआ है। अब लाप्लास ने क्या करेक्शन किया, देखो उसने बताया कि जो साउंड है, हवा में जब साउंड आगे बढ़ता है तो वो जो प्रोसेस होती है वो आइसोथर्मल नहीं होती है, वो प्रोसेस एडायबिटिक प्रोसेस होती है। तो साउंड का मीडियम में आगे बढ़ना, तो यहां पे जो स्पीड का इक्वेशन, हम बल्क मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी जो लेते थे, जिसको हमने इक्वेशन 1 बोला था, बल्क मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी जिसको हमने इक्वेशन 1 बोला था। अब इसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे। अब अकॉर्डिंग टू लाप्लास ये जो प्रोसेस है वो एडायबिटिक प्रोसेस है। एडायबिटिक प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू लाप्लास। अब एडायबिटिक जो प्रोसेस होगी, साउंड का प्रोपोगेशन जो हवा में होता है वो एडायबिटिक प्रोसेस है। तो एडायबिटिक प्रोसेस के अंदर एक फॉर्मूला आता है पीवी रेस टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये फॉर्मूला आता है पीवी रेस टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये एडायबिटिक का फॉर्मूला है। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू वी। अब न्यूटन ने क्या बताया था, साउंड का प्रोपोगेशन आइसोथर्मल प्रोसेस है, और लाप्लास ने क्या बताया यहाँ पे, साउंड का प्रोपोगेशन एडायबिटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल नहीं है, वो एडायबिटिक प्रोसेस है। तो अब एडायबिटिक प्रोसेस का फॉर्मूला तो पीवी रेस टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। तो ये लाप्लास ने करेक्शन किया है। अब दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करूंगा। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वी। अब आपको मालूम है पी भी वेरिएबल है और वी रेस टू गामा भी वेरिएबल है, दोनों का टर्न बाय टर्न डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले मैं पी को वैसे के वैसा ही रखूंगा और डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे वी की गामा पावर का विथ रिस्पेक्ट टू वी।
फिर मैं प्लस करूंगा और v की गामा पावर को वैसे के वैसे ही रखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा dp बाई dv इक्वल्स टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो ये कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, p का p होगा, फिर ब्रैकेट में v रेस टू गामा है, क्या है ब्रैकेट में यहाँ पे v रेस टू गामा, उसका डिफरेंशिएशन होगा पावर आगे और v की गामा माइनस 1 पावर, यहाँ पे प्रेशर इनटू गामा आगे और v की गामा माइनस 1 पावर, इस तरह से डिफरेंशिएशन होता है, प्लस v की गामा पावर और यहाँ पे हम लिखेंगे dp बाई dv इस तरह से ही इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो कि यहाँ पे v की गामा माइनस 1 पावर है और यहाँ v की गामा पावर है। क्या है बच्चों, देखो आप शांति से देखो, v की गामा माइनस 1 पावर, यहाँ पे v की गामा पावर। मान लो गामा की वैल्यू 100 है, सोचो आप, एज्यूम करना है थोड़ी देर के लिए कि v रेस टू 100 माइनस 1, v रेस टू गामा माइनस 1 है, गामा की वैल्यू मान लो 100 है, तो v रेस टू 100 माइनस 1 ऐसा एज्यूम करो बच्चों, तो इजी हो जाएगा पढ़ने में। v यहाँ पे ऊपर है मान लो 100, तो 100 माइनस 1, तो 100 माइनस 1 क्या होगा, 99। तो यहाँ पे v की 99 पावर है और यहाँ पे है v की 100 पावर। तो बच्चों ये दोनों स्टेप में से कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा v की गामा माइनस 1 पावर, ये कॉमन निकलेगा, v की गामा माइनस 1 पावर ये कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे बचेगा p, एक गामा बचेगा, ये पूरे स्टेप में से v की 99 पावर बाहर निकल गई तो अंदर p गामा बचा, प्लस यहाँ पे तो v की 100 पावर थी, v की 100 पावर में से 99 अगर बाहर निकल गए तो अकेला एक v बचेगा, क्योंकि 100 में से 99 तो बाहर निकल गए, तो एक v बचेगा और dp बाई dv हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू 0। अब ये जो v की गामा माइनस 1 पावर जो बाहर निकल गई है उसको हम 0 के नीचे डाल देंगे, ये v की गामा माइनस 1 पावर को 0 के नीचे डाल देंगे तो वो पूरा 0 ही हो जाएगा, वो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो बचेगा क्या, p गामा बचेगा प्लस v dp बाई dv, बस इतना ही बचेगा। तो अब मैं एक काम करता हूँ, p गामा को लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले जाऊंगा माइनस v dp बाई dv को, v dp बाई dv को मैं ले जाऊंगा राइट हैंड साइड, और यहाँ का ये जो गामा है बच्चों, ये जो गामा यहाँ पे, यहाँ क्या था, p गामा था, ये p गामा इक्वल्स टू, p गामा इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस v dp बाई dv। अब आगे ही आपने पढ़ लिया, माइनस v dp बाई dv को आप लिख सकते हो इस तरह से, dp बाई dv डिवाइड बाई v, इस तरह से आप लिख सकते हो, जिसको आप बोलते हो बल्क मॉड्यूलस। आगे ही आपने सीख लिया कि माइनस dp बाई dv अपॉन v जो चैप्टर 9 में आ चुका है, जिसको बल्क मॉड्यूलस बोला जाता है। तो ये जो बल्क मॉड्यूलस है वो p गामा होगा, क्या होगा, p इंटू गामा। तो न्यूटन ने जो डिराइव किया था ना बच्चों, न्यूटन ने डिराइव किया था बल्क मॉड्यूलस इक्वल्स टू ओनली प्रेशर। न्यूटन ने आइसोथर्मल प्रोसेस एज्यूम की थी, तो बल्क मॉड्यूलस इक्वल्स टू ओनली प्रेशर आ रहा था और हमें ये इक्वेशन मिल रहा था v इक्वल्स टू अंडर रूट प्रेशर अपॉन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। तो यहाँ पे करेक्शन हुआ, देखो बच्चों, अब आप ये इक्वेशन के अंदर, ये इक्वेशन 1 है हमारा, अंडर रूट बी बाई रो, अंडर रूट बी बाई रो, ये इक्वेशन 1 है। इसके अंदर b की जगह पे आपको p गामा लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 प्रेशर p, सॉरी, according to equation 1 speed of sound v equals to under root p gamma upon density rho, ये इक्वेशन हमें मिला है। देखो
साउंड की स्पीड का इक्वेशन जो मिला, स्पीड ऑफ साउंड, वो मिला स्पीड ऑफ साउंड v इक्वल्स टू अंडर रूट प्रेशर इंटू गामा अपॉन डेंसिटी रो। हमें ये मिला। देखो बच्चों, तो यहां पे हवा के लिए फॉर एयर गामा की वैल्यू जो होती है वो अप्रोक्सीमेट 1.41 होती है। हवा के लिए गामा की वैल्यू 1.41 हुई। तो यहाँ पे गामा की वैल्यू यहाँ पे रख दी, प्रेशर, हवा का प्रेशर, हवा की डेंसिटी, सब कुछ जैसे ही यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे जो थियरिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही वैल्यू सेम आने लगी। दोनों ही वैल्यू सेम आने लगी साउंड की स्पीड। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो स्पीड है वो मिलने लगी 331.6 मीटर पर सेकेंड। ये मिलने लगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 331.6। अब ये 331.6 मीटर पर सेकेंड, ये तो बच्चों आप देखोगे तो वो तो 332 ही हो गया ऑलमोस्ट। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो थी आपकी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो कितनी थी? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो 332 है। तो ये दोनों तो बहुत ही सेम हो गए, दोनों इक्वल ही है, मान लो बहुत ही एक दूसरे के इक्वल जैसे ही है। तो यहाँ पे जो लाप्लास ने करेक्शन किया बच्चों, और ये जो फॉर्मूला डिराइव किया ना साउंड की स्पीड का, ये फॉर्मूला सही है। तो न्यूटन ने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी आइसोथर्मल प्रोसेस एज्यूम करके, जो लाप्लास ने करेक्शन करके वो प्रोसेस ए डायबिटिक प्रोसेस है वो बता दिया। तो अकॉर्डिंग टू लाप्लास साउंड की स्पीड का इक्वेशन अंडर रूट पी गामा अपॉन रो यही फाइनल हुआ। और क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट दोनों ही वैल्यू सेम आ रही है, ऑलमोस्ट सेम है, देख लो। तो ये फॉर्मूला लाप्लास का सही है, ये यहाँ पे प्रूव हुआ। फिर बच्चों ये जो लाप्लास का फॉर्मूला है v इक्वल्स टू अंडर रूट पी गामा अपॉन रो, इसके डिफरेंट फॉर्म में लिख देता हूं कि भाई इसको डिफरेंट फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं। देखो आपको मालूम है फॉर 1 मोल गैस, अगर गैस आप 1 मोल लोगे, यहाँ पे 1 मोल म्यू की वैल्यू 1 ले लोगे, 1 मोल गैस के लिए PV इक्वल्स टू म्यू आर टी जो फॉर्मूला है उसमें आप सिर्फ क्या लिखोगे? आर टी। PV इक्वल्स टू आर टी। तो P का जो फॉर्मूला होगा वो आपको मिल जाएगा आर टी अपॉन वॉल्यूम। P का फॉर्मूला आर टी अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। अब प्रेशर की जगह पे आप आर टी अपॉन वॉल्यूम लिखोगे, आर टी अपॉन वॉल्यूम, तो आपका ये जो इक्वेशन है उसमें जो प्रेशर है P, उसकी जगह पे आपको आर टी अपॉन वॉल्यूम लिखना है। तो स्पीड इक्वल्स टू अंडर रूट पी गामा अपॉन रो, उसमें मैं यहाँ पे स्पीड इक्वल्स टू अंडर रूट पी की जगह पे, प्रेशर P की जगह पे मैं लिखता हूँ आर टी अपॉन वी। तो यहाँ पे आपको गामा डिवाइड बाय डेंसिटी रो, और यहाँ पे आप लिखोगे आर टी अपॉन वी। ये है मैंने P की जगह पे लिखा है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हो गया हमारी स्पीड का इक्वेशन 1 मोल गैस के लिए। ये 1 मोल गैस की बात है बच्चों। देखो तो ये इक्वेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर 1 मोल नहीं है, म्यू मोल है, तो यहाँ पे अंदर आर टी को म्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे अगर 1 मोल नहीं है और अगर यहाँ पे 1 मोल की जगह पे म्यू मोल गैस है, तो आप ये अंडर रूट के अंदर आर टी जो है उसको म्यू के साथ म्यू आर टी लिख देना, और कुछ नहीं है। यहाँ पे आर टी की जगह पे म्यू आर टी लिख देना अगर म्यू मोल गैस हुए तो। ओके, तो ये इक्वेशन जो है आप कोई भी न्यूमेरिकल के अंदर ये यूज कर सकते हो, ये आपको काम आएगा ये इक्वेशन। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ये भी हुआ
एक मिनट बच्चों, तो यहाँ पे आगे लाप्लास का पूरा यहाँ पे हमने खत्म किया लाप्लास के अंदर। और हाँ, दूसरी एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, आपको मालूम है डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम, उसको आप मास भी लिख सकते हो। तो गामा आर टी अपॉन यहाँ पे मास भी लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ रहा है नीचे, तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। और दूसरी एक चीज याद रखना है, यहाँ पे गामा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, गैस का मास कांस्टेंट होता है, तो जो स्पीड होती है गैस की स्पीड, वो प्रोपोर्शनल टू होगी, गैस की स्पीड प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर होगी। ये एक नया रिलेशन भी यहाँ पे आपको मिल रहा है, देखो कि गैस की स्पीड जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर होती है। तो यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे देख लोगे कि यहाँ पे जो गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसके अंडर रूट के प्रोपोर्शन में स्पीड होती है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस के मोलेक्यूल्स की स्पीड बढ़ेगी, और टेम्परेचर डाउन होगा तो गैस के मोलेक्यूल्स की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो ये भी आप, ये रिलेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे ये पूरा ही कॉन्सेप्ट, न्यूटन और लाप्लास का कॉन्सेप्ट था, वो यहाँ पे फिनिश्ड हुआ। देखो बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ पे।